जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग नेक्स्ट ईयर का लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2020 का होने वाला है। और ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, आपको टोटल समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आदर्श तथा अनादर्श घोल क्या है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट हो गया। आइए समझते हैं आदर्श विलयन अनादर्श विलयन क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। तो चाहे घोल पूछे चाहे विलयन पूछे, सबका आंसर वही होगा। फिर से बताइए, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन में आप याद रखिएगा कि दाब समानुपाती होता है मोल प्रभाज का, और जैसे समानुपाती का चिन्ह हटता है यहाँ पे नियतांक होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे दाब समानुपाती होता है मोल प्रभाज का, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे आएगा कि नियतांक। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अनादर्श विलयन के लिए आइए, वैसा विलयन या फिर वैसा घोल जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। यहाँ पे दोनों और बराबर नहीं होगा, यहाँ भी दोनों और बराबर नहीं होगा। तो फिर से याद कीजिए कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। इसमें पहला पॉइंट याद रखिए, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब होता है कि हीट परिवर्तन नहीं होता है। जितना विलय और विलायक का हीट होगा उतना ही विलयन का हीट होगा। अगर आप बताइए दोनों तरफ हीट का मान बराबर होगा तो दोनों इधर लाएंगे 5 जूल माइनस 5 जूल बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अर्थात तो बोल सकते हैं इसको घटाने के बाद डेल V बराबर आ जाएगा, सॉरी डेल H बराबर आ जाएगा 0। क्योंकि जितना उष्मा विलय और विलायक का होगा उतना ही उष्मा विलयन का होगा। तो बताइए दोनों को घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 0। इसलिए लिखाया डेल H इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे विलय और विलायक का उष्मा कुछ और होगा और विलयन का भी उष्मा कुछ और होगा। तो यहाँ पे देखिए पढ़ना है कि विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। अगर एंथैल्पी परिवर्तन होगा तो घटाने के बाद कभी 0 आ ही नहीं सकता, इसलिए डेल H नॉट इक्वल टू 0 लिखाया। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, विलयन बनने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर आप 10 लीटर का विलयन तैयार किए हैं तो विलय और विलायक का जितना विलयन होगा उतना ही सेम किसका होगा भाई? विलयन का। दोनों तरफ आपस में क्या होगा? बराबर। इसलिए डेल V का मान कितना आ जाएगा? 0। तो आप याद रखिएगा कि विलयन बनने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विलयन बनने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन होता है। इसमें हो जाएगा होता है, इसमें हो जाएगा नहीं होता है। तीसरा, विलय और विलायक की ध्रुवताएं तथा संरचनाएं समान होती है। विलय और विलायक की ध्रुवताएं तथा संरचनाएं समान नहीं होता है। कितना आसानी से याद हो गया। चलिए सभी लोग याद कीजिए हमारे साथ। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपको बताए थे, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। आयतन परिवर्तन नहीं होता है, आयतन परिवर्तन होता है। ध्रुवताएं और संरचनाएं विलय और विलायक की समान होती है, ध्रुवताएं तथा संरचनाएं विलय और विलायक की समान नहीं होती है। एकदम आसानी से याद हो जाएगा। दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें और आप कैसे बता पाएंगे, अर्थात आप कैसे जान पाएंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए समझते हैं क्या बोल रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है। आप लोग पढ़े होंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, आप लोग वेग समीकरण पढ़े होंगे, वेग बराबर पढ़े होंगे के
है ना, a के पावर m और b के पावर n, इस प्रकार से कुछ पढ़े थे। और जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिकारक में जो भाग लेने वाले हैं, अभिकारक में जो भाग लेने वाले उसके घातों का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। तो आप लोग एक बार फिर से पढ़ लें, क्या बोल रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। अगला सवाल है कि आप कैसे जान पाएंगे कि एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। आप अभिक्रिया की कोटि एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसको एग्जाम में लिखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए, अभिक्रिया की कोटि पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है। अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि जानने के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जानने के लिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले यदि मोलों की संख्या का योग 1 हो तो हम जान पाएंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि है। जैसे अभी बता रहे थे कि वेग में जो अभिकारक भाग लेता है उसके घातों का योग यदि 1 आएगा तो हम जान पाएंगे कि अभिक्रिया कौन सा कोटि का है, प्रथम कोटि का। जिसे मान लेते 2 पदार्थ भाग ले रहा, एक ले रहा A और एक ले रहा B, तो आप ऐसे भी निकाल पाएंगे कि जो पदार्थ भाग ले रहा है उसके मोलों की संख्या को यदि जोड़ दीजिएगा, जो पदार्थ भाग ले रहा है उसके मोलों की संख्या को जोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पे m लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, n। अगर m और n को जोड़ दीजिएगा तो यही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले A और B है, तो बताओ पहला इसका घात क्या है, 1, और इसका घात क्या है, -1, और 1 में 1 गया, कितना बचा, 0। अर्थात ये किस कोटि की अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। किस कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका बताओ घात कितना है, 3/2, इसका घात कितना, -1, बताओ कितना आ जाएगा, 3 - 2/2 आ जाएगा 1/2, अर्थात 0.5 यही आएगा शायद। तो आप जान पाएंगे आराम से, है ना, ये अर्ध कोटि अभिक्रिया या फिर 0.5 कोटि अभिक्रिया, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप सिंपल याद रखिएगा, यदि वेग समीकरण में यदि घातों का योग, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि वेग समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक के घातों का यदि योग 1 है तो हम जान पाएंगे कि वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ध्यान से केवल देखना है क्वेश्चन और एग्जाम में आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद। जय हिंद विद्यार्थी, आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे, तो ध्यानपूर्वक आप सुने। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि विद्यार्थी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी में रहता है, स्क्रीनशॉट। सर चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते। देखिए क्या बोल रहा है, एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है। तो सबसे पहले आप जान लें कि एल्यूमिना बोलते किसको है, बॉक्साइट और क्रोलाइट का। हमारा जो एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो है बॉक्साइट और क्रायोलाइट। क्या है, इन्हीं दोनों से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एल्यूमिना कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्यूमिना। क्या कहलाता है, एल्यूमिना। आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट भी होता है और क्रायोलाइट भी होता है। अब क्या करता है कि जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एल्यूमिना बनता है और एल्यूमिना जैसे ही बनता है तो उसका वैद्युत अपघटन कराएंगे और जैसे ही वैद्युत अपघटन कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा एल्युमिनियम। क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम। क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम। तो वही बोल रहा है कि क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो पहला सबसे रीजन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एल्युमिनियम का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। क्या, बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं, एल्युमिनियम का गलनांक बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके गलनांक को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं कि बॉक्साइट एक कुचालक होता है। बॉक्साइट एक कुचालक होता है, इसे चालक बनाने के लिए भी क्रायोलाइट को मिलाते हैं। कितना आसान है, फिर से बताइए, बॉक्साइट और क्रायोलाइट का कॉम्बिनेशन कहलाता है एल्यूमिना और एल्यूमिना का जैसे आप वैद्युत अपघटन करेंगे तो आपको मिलेगा एल्युमिनियम। तो बोला जाता है कि एल्युमिनियम का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसके गलनांक को कम करने के लिए क्रायोलाइट पदार्थ मिलाते हैं। दूसरा, बॉक्साइट कुचालक होता है, बॉक्साइट कुचालक होता है, इसलिए इसमें क्रायोलाइट मिलाने पर यह क्या बन जाता है, चालक। कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद। जय हिंद विद्यार्थी, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न मिलते हैं और ये प्रश्न काफ़ी आसान है और इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न काफ़ी आता है और सबका लॉजिक और स्टेटमेंट सेम ही रहता है। देखिए, एक है हमारा अमोनिया और एक है फॉस्फीन।
आप ये बताइए अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3 और फॉस्फिन का जो सूत्र होता है वो होता है PH3। तो आप ये बताइए किस वर्ग में आता है? वर्ग नंबर 15 में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। और जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे आकार क्या होगा? बढ़ेगा। और आपको पता है यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, अर्थात NH3 के लिए NH3 में S इसका भी आकार क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहाँ पे इसका आकार क्या होगा? इधर आइए PH3 में आप इसका आकार क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे नीचे बढ़ेंगे इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। इसके कंपेयर में ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। और इन दोनों को कंपेयर क्या कर सकते हैं? दोनों तो एक ही है, तो दोनों सेम होगा। और हम आपको बताए थे यदि आकार बड़ा होगा तो बंध क्या होगा? कमजोर होगा। और अगर बंध कमजोर होगा तो आप बताइए भाइयों बहनों, इसे तोड़ने में आसानी होगा कि कठिनाई होगा? अगर तोड़ने में आसानी होगा तो इसका मतलब आप हीट दे के आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। अगर हीट दे के आसानी से टूट सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वथनांक का परिभाषा होता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात इसको उबलने के लिए कम ऊष्मा देना पड़ेगा, अर्थात इसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। लेकिन NH3 में देखिए इसका आकार छोटा होने के कारण इसको आराम से एकदम कस के दबोच के पकड़ लिया है। जब पकड़ लिया, हम बताए थे बहुत सारे एग्जाम्पल में, अगर दबोच के जब पकड़ लेगा तो आप भाई बहनों बताइए अगर दबोच के पकड़ लेगा तो इसको तोड़ने में काफ़ी ऊष्मा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो बंध है वो काफ़ी मजबूत है। क्या भाई? काफ़ी मजबूत है। अगर बंध मजबूत रहेगा तो आप इसे तोड़ नहीं पाइएगा। तोड़ने के लिए आपको अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा। इसीलिए NH3 का क्वथनांक अधिक होता है और PH3 का क्वथनांक कम होता है। लेकिन यहाँ सवाल क्या है? अमोनिया की तुलना में फॉस्फिन का क्वथनांक कम है। क्यों? बात तो सही है, क्योंकि इसके बीच का जो बंध है वो कमजोर है तो ऊष्मा कम देना पड़ेगा और जल्दी टूट जाएगा। ये मजबूत है तो ऊष्मा ज़्यादा देना पड़ेगा, अर्थात इसका क्वथनांक अधिक होगा, इसका क्वथनांक कम होगा। ये पहला लॉजिक है। आप लिख सकते हैं ना, हम समझा दिए हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए इसको समझने का एक और लॉजिक हो सकता है। पहला, एक है हमारा NH3 और NH3 में आप याद रखिएगा नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बंध आ गया। कौन सा बंध आ गया? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध जैसे आएगा तो आपको पता है इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस जैसे होगा तो यहाँ पे बताइए कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। और प्लस और माइनस के बीच में इतना बंध मजबूत होता है, प्यार मोहब्बत होता है ना भाई। और प्यार मोहब्बत एकदम बड़ा जबरदस्त हो रहा है, प्यार मोहब्बत बड़ा जबरदस्त हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को, है ना? लेकिन PH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसमें होता है दुर्बल वांडरवल। कौन सा बल? दुर्बल वांडरवल। और दुर्बल वांडरवल होने के कारण इसका जो होता है बंध कमजोर होता है। और जैसे कमजोर होगा तो इसे तोड़ने के लिए आप आराम से ऊष्मा दीजिए, कम ही ऊष्मा दीजिए, टूट जाएगा। तो दोनों लॉजिक से आप आंसर दे सकते हैं, जहां तक आपको अच्छा लगे, जो बेटर लगे वो दीजिए। फिर से बताइए, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, आकार जैसे बढ़ेगा तो बताइए बंध क्या होगा? कमजोर होगा। बंध कमजोर होगा, तोड़ने में बड़ा आसान होगा। अगर तोड़ने में आसान होगा तो कम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? खत्म, ऊपर चला जाएगा, है ना? यहाँ पे बताओ बंध मजबूत होता है तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा, इसका मतलब क्वथनांक यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है? कम है। कितना आसान है भाइयों बहनों, कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। जो आपको अच्छा लगे आंसर दीजिए, सब सही। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्न मिलते हैं। और सारा ऐसे क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, जो P ब्लॉक से जो इतना भी क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन का आंसर सेम ही लगभग होता है, सबका लगभग सेम ही होता है। देखिए SiF6 ज्ञात है परंतु SiCl6 ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये वर्ग नंबर 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा भाई? बढ़ेगा। क्या होगा? आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा। तो बताओ, एक का SI का तो दोनों जगह आकार क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर कीजिएगा तो एक हमारा बड़ा, एक हमारा छोटा होगा, एक का होगा? काफ़ी बड़ा होगा।
तो आप ये बताइए, जब SiCl को रखने आएगा, SiCl को रखने आएगा तो इसका आकार बड़ा होने के कारण बताओ, अगर मान लेते हैं, मान लिया जाए, समझिए ध्यान से, अगर आकार बड़ा होगा तो अगर बड़ा होगा तो आप हर जगह सेम पावर नहीं दिखा पाइएगा, आपका पावर हर जगह एक जैसा नहीं दिखेगा। लेकिन आकार जिसका छोटा होगा ना, उसका पावर हर जगह सेम दिखेगा। तो क्या करेगा, सारों को संभाल के रखेगा, चारों तरफ में जो भी आने वाला पदार्थ है वो क्या करेगा, उसको संभाल के रखेगा। लेकिन आकार अगर बड़ा हो जाएगा तो आप संभाल नहीं पाइएगा, हर चीज को आप संभाल नहीं पाइएगा। तो उसी प्रकार यहां पे है कि Si जब F से रिएक्शन करता है तो इसका आकार छोटा होने के कारण F को आराम से संभाल लेगा, F6 को आराम से संभाल लेगा। लेकिन इसका आकार बड़ा होने के कारण Cl6 को संभाल ही नहीं पाएगा, इसलिए बनता है SiF6 और ये SiCl6 नहीं बनता है, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण ये संभाल नहीं पाता है सभी को। और इसका आकार छोटा है तो आराम से सभी, इसमें आने वाला जितना भी भाग है सबको संभाल लेगा, इसमें आने वाले जितना भी एलिमेंट है सबको संभाल लेगा। लेकिन आकार बड़ा होने के कारण इसमें आने वाले एलिमेंट को सबको संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए SiF6 बनता है परंतु SiCl6 नहीं बनता है। वजह क्या है, आकार बड़ा है संभाल नहीं पाता है, आकार छोटा है आराम से संभाल लेगा, सिकोड़ के रख लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी आसान है, ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलिए, आप ये बताइए, मेथेनोइक अम्ल तथा एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करने बोल रहा है, तो आप ये बताइए मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, ओइक अम्ल है तो आपको पता होना चाहिए कि क्रियाशील मूलक होता है COOH, है ना, और यहाँ पे क्या लग गया H। तो याद रखिएगा ये किसका फॉर्मूला होता है, मेथेनोइक अम्ल का। HCOOH किसका फॉर्मूला होता है, मेथेनोइक अम्ल का। और आपको पता है मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम होता है, फॉर्मिक अम्ल। और आपको पता है फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी में या फिर चींटी के डंक में बोल सकते हैं। तो इस पहला पॉइंट याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल, या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में। दूसरा ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम होता है वो एसेटिक अम्ल होता है। भाई क्या होता है, एसेटिक अम्ल। और आपको पता होना चाहिए एसेटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH। और एसेटिक अम्ल का यूपीएससी नाम आप याद रखिएगा होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। कहाँ पाया जाता है, सिरका में। दूसरा, मेथेनोइक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालने पर, है ना, शायद इसको जौन समीकर्मक कहते हैं, शायद इसके पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा एक बार कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जैसे मेथेनोइक अम्ल से कराते हैं तो बताइए इसके परखनली में सिल्वर मिरर मिलता है, अर्थात उसके परखनली में सिल्वर जैसा परत जमा हो जाता है। जब आप उसको देखिएगा तो लगेगा आईना के जैसा। लेकिन एथेनोइक अम्ल को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालने पर सिल्वर मिरर नहीं देता, अर्थात उसके परखनली के बगल साइड में सिल्वर नहीं जमा होता है। तीसरा पॉइंट कि अगर मेथेनोइक अम्ल का अपचयन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। इसका हम लोग क्या करवाएंगे, अपचयन। अपचयन कराने वाले को क्या बोलते हैं, अपचायक। अपचायक कौन करवा रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, इसको लिख सकते हैं HCHO। क्या मिल जाएगा डायरेक्ट आपको, फॉर्मल्डिहाइड। उसी प्रकार का यदि एथेनोइक अम्ल का अपचयन करवाइएगा, अपचयन एथेनोइक अम्ल बोले तो क्या, CH3COOH। इसका आप क्या करवाएंगे, अपचयन। अपचयन कराने वाले को अपचायक। अपचायक के रूप में कौन होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो हमको मिलता है वो क्या मिलेगा,
एसीटिल्डिहाइड क्या मिलेगा, एसीटिल्डिहाइड क्या मिलेगा, एसीटिल्डिहाइड क्या मिलेगा, एसीटिल्डिहाइड, जिसको आप एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो प्लीज आप एक बार याद कीजिए मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी में या फिर चींटी के डंक में। एथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में। अगर जौन सा विकर्मक की अभिक्रिया मेथेनोइक अम्ल से करवाएंगे तो सिल्वर मिरर देता है, ये सिल्वर मिरर नहीं देता है। अगर मेथेनोइक अम्ल का आप चयन करवाते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, एथेनोइक अम्ल का आप चयन करवाते हैं तो एसीटिल्डिहाइड मिलता है, जिसका सूत्र होता है। अगर आप इसका आयुपेसी नाम बोलेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा, इसका आयुपेसी नाम हो जाएगा मेथेनॉल। कितना आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आइए हम लोग फिर से एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आयुपेसी नामकरण है, और ये काफ़ी आसान है। तो ध्यानपूर्वक आप इसे देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है। आप देखिए, ये आपका जो है क्रियाशील मूलक वो क्या है, एमीन है ना। अंत में एमीन लगाएंगे। ये जो क्रियाशील मूलक है बताइए क्या है, ये जो क्रियाशील मूलक है वो क्या है, क्या है, क्या है। अंत में इसके लिए क्या लगाते हैं, एमाइड। और ये जो क्रियाशील मूलक है वो क्या है, ईथर, 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 ईथर। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका नामकरण कैसे हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। यही तो कार्बन का लंबी श्रृंखला बन गया। तो ये बताओ, ये दोनों प्रतिस्थापी का काम करेगा। प्रतिस्थापी किस पे है, एन पे, एन पे, एन पे। तो मेथिल का संख्या कितना है, 2। क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। क्या लिखेंगे भाई, डाई मेथिल। एन एन डाई मेथिल। बताइए टोटल कितना कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन, कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के क्या लिखेंगे, एथ, एथ प्लस एन। और एमीन के लिए लगाते हैं एमीन ही। तो क्या हो जाएगा, एमीन के लिए एमीन ही लगाएंगे तो हो जाएगा एन एन डाई एन एन। क्या हो जाएगा भाई, मेरा मार्कर चल नहीं रहा है। एन एन, एन एन डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल और एथेनेमिन। क्या होगा, एन एन डाई मेथिल एथेनेमिन। कितना आसान है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और यही है हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला। कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या कहलाता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। आप ये बताइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, है ना। तो आप ये बताओ, ये प्रतिस्थापी का काम करेगा। प्रतिस्थापी काम करेगा तो कितना नंबर पे है भाई, 2 नंबर पे। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। उसके बाद कितना कार्बन, कितना कार्बन, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। और अंत में बताइए भाई मोनो, क्या लगाते हैं, एमाइड। क्या लगाते हैं, एमाइड, क्योंकि इसके लिए लगाते हैं एमाइड। CONH2 के लिए प्रत्यय जो लगता है वो क्या लगता है, एमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। क्या नाम होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनेमाइड। 2 ब्रोमो प्रोपेनेमाइड, 2 ब्रोमो प्रोपेनेमाइड, 2 ब्रोमो प्रोपेनेमाइड। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। यही कार्बन का लंबी श्रृंखला है, ये प्रतिस्थापी बन गया। कार्बन की संख्या प्रतिस्थापी में 1 है, मिथ लिखेंगे। और यहाँ O के लिए लिखते हैं ऑक्सी, हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा भाई बहनों, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए बताओ क्या लिखेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिखेंगे एन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन। कैसा लगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।